Hello everyone, welcome to Hollywood. I hope you all are doing good, your preparation is going great and you have seen all the lectures that we have covered so far. तो लास्ट लेक्चर में एनआरओ अकाउंट्स एनआरई अकाउंट्स पे हमने डिस्कशन किया था और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके पहले करस्पॉन्डेंट बैंकिंग पे भी बहुत डिटेल चर्चा हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास आपके लिए क्या है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? ठीक है, चलो ये भी हमारा हो गया था, ये भी हो गया था। एनआरई अकाउंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, एनआरओ अकाउंट्स भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। इसके बाद फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स, FCNR अकाउंट्स, ठीक है। FCNR अकाउंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, अभी तक मैंने आपको जो अकाउंट्स बताए थे, हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, बट अगर आपको कोई डाउट है तो इसीलिए हम इसको एक बार फिर से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर पे ये अलग अलग करेंसीज में हो सकते हैं, जैसे कि US डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन एक्सेट्रा, ठीक है। तो किसी में भी हो सकते हैं। नाउ दीज FCNR अकाउंट्स कैन बी ओपन इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैच्योरिटी पीरियड्स क्या होते हैं। कुछ कनेक्टिविटी इशू था लास्ट लेक्चर में, तो हमारा लास्ट में थोड़ा सा अटक गया था। तो जो FCNR अकाउंट्स हैं वो आप खोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट फॉर 1 year एंड अबव बट लेस देन 2 years. देन the next one is 2 years and above but less than 3 years, 3 years and above but less than 4 years, 4 years and above but less than 5 years and 5 years, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट विच इज़ SNRR। ये क्या होते हैं भाई, समझते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते चलें, वील डिस्कस ऑन दैट एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से मैं वीडियो हटा लेती हूँ जिसमें आपको प्रॉपर्ली विजिबल रहे। ऑल राइट, सो आई होप दैट एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली विजिबल इन द स्लाइड टू यू। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स हियर। देखिए जो स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स होते हैं, दैट इज SNRR अकाउंट्स, that has been allowed to be used for specified transaction in trade, foreign investment, external commercial borrowing, etc. So in lieu of sending inward outward remittances by a person resident outside India in convertible foreign currency for each transaction with a resident or vice versa. समझ पा रहे हैं इसको? ये था हमारा मेजर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। आपको ये क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको आप ज़रूर लिख कर बताएं, ठीक है। नाउ देखते हैं इधर पे। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि ये जो SNRR अकाउंट होते हैं वो कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जो कि ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इस तरह की कुछ और चीज़ें हैं जिनमें स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस के लिए बस अलाउ किए जाते हैं। नाउ किस चीज़ में किस पर्पस से, तो चाहे सेंडिंग इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंसेस हो, वो इन कोई ऐसा इंसान हो हु इज़ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी फॉर ईच ट्रांजेक्शन विथ अ रेजिडेंट और वाइस वर्सा। समझ आ रहा है यहाँ तक के? तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या होता है ना, जितनी भी अगर मैं बात कर, देखिए आप ऑथराइज डीलर के बारे में जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे एक बार बता दें कि आपको ऑथराइज्ड डीलर के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो लिख दें। अब देखो क्या होता है कि जब मैं बात करती हूँ किसी भी स्पेसिफिक, देखिए चलिए इसको ऐसे समझते हैं।
पहले तो ऑथराइज डीलर का भी मैं आपको बता दूं कि ऑथराइज डीलर क्या होते हैं, द पर्सन हु आर, और इट कैन बी द इंस्टीट्यूशंस, मोस्टली इट्स इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस ऐसे जिनको लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंस दिया गया है आरबीआई के द्वारा कि आप फॉरेन करेंसी बेच और खरीद सकते हैं, ठीक है। Now, one thing that you must note is all the things that we are discussing here. See, what happens? All the precautions needs to be taken by the authorized dealer bank to ensure identification of counterparty of such transaction. Now, the onus of ensuring the use and identification of SNRR transactions, as in the special non-resident rupee account transactions, as per what happened, as per guidelines fall on the AD bank, ठीक है। तो किस पे होता है, AD बैंक पे होता है, क्लियर। ऑलराइट, नाउ NRIs can freely invest in the shares and securities of Indian companies, ठीक है। ये एक चीज़ है जो आपको और पता होनी चाहिए। तो जो NRI होते हैं वो फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स में, सिक्योरिटी में, इंडियन कंपनीज में। अच्छा, उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम आने वाले लेक्चर्स में सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। नाउ ऑन द पार्टीशन बेसिस और नॉन repatriation basis as direct investment in shares, मतलब या तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं जो शेयर्स या डिबेंचर हैं, डेट जो कि कंपनी ऑफर कर रही है, या फिर अगर मान लो कि कोई कंपनी ने, किसी ने पोर्टफोलियो बनाया पूरा, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम है कोई सी, ठीक है, तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पोर्टफोलियो कुछ कुछ मल्टीपल शेयर्स, मल्टीपल डिबेंचर्स का कॉम्बिनेशन रहेगा वो, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड जो पोर्टफोलियो होते हैं, जो एक बड़े ही आपने शब्द सुना होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करना इस तरह की, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रायोरिटी क्या है, आप प्रॉफिट प्रायोरिटी है, आपका क्या चीज़ प्रायोरिटी है, मतलब आपको सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपके लिए प्रॉफिट ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट इट हैपन्स। नाउ NRIs can also invest in the securities other than shares and convertible debentures, ठीक है। ये क्लियर था। तो हमको समझ आ गया कि सेकेंडरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, NRI में, तो ये बात अलाउड है, ये बात में हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब NRI can also invest in securities other than the shares and convertible debentures, ये बात भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर सिक्योरिटी by NRIs have been broadly categorized into two categories, two segments basically। क्या होते हैं ये दो segments, मैंने आपको बताया था, repatriation basis या non repatriation basis, ठीक है। तो हम लोग को API म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। तो जो नॉन रेजिडेंट होते हैं ना NRI, they are permitted to invest in the unit of API or other mutual funds on the repatriable as well as non-repatriable basis, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। Now let's talk about the company deposit. So what about company deposit? The NRI, what we can do is they are permitted to invest in the company deposit on which basis, on repatriable basis, provided that the deposits are for minimum period of 3 years. Is it clear? Okay. Now they are written schemes prescribed by RBI for the company to accept deposits and are used out of fresh remittances or from balances held in the NRI of FCNR deposit, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब और क्या है। तो NRI are basically, देखो अभी तक हमने ये करेक्ट किया कि वो
शेयर डिबेंचर से कन्वर्टेबल और बहुत सारी चीज़ों में ना इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ देयर आल्सो अल्टरनेटिव टू इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप फंड, ठीक है। पार्टनरशिप फंड देखिए इन्वेस्ट करने की परमिशन दे रखी है उनको, ठीक है। और even proprietorship concerns by the way of capital contribution, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं, क्या होती है भाई ये कंडीशन। तो जो कंसर्न है जो बिजनेस है ना, that is not engaged in agricultural or plantation activities or any real estate business or dealing in immovable property with the view of earning profit from it, ठीक है। ये हो गया। Now another thing that you should notice, the contribution should be by the way of self-involved remittances into India or out of the balances having NRV or the FCNR deposit account, ठीक है। And the amount invested shall be permitted to be repatriated out of India, समझ में आया। repatriated का मतलब कि समझते हैं आप, हमने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है, पिछले कुछ लेक्चर से ये काम हमारे पास आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप अच्छे से अगर ना समझते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देखो जो भी मान लो अपनी करेंसी हो, अपने देश में लॉन्च में आ गया तो वो चीज़ हम क्या कहते हैं भाई रिपैट्रिएटेड, ठीक है। तो इस तरह इस तरह ठीक है। तो if you are bringing back home something brought or acquired in a foreign country, that is what we call it, ठीक है। Now what we have talked about, so okay, we are clear that the amount so invested should be permitted to be repatriated out of India subject to payment of taxes, ठीक है। ये हमें समझ आ गया कि मतलब वो वहाँ जा सकता है वापस, तो इंडिया में कमा के बाहर से ले जाया जा सकता है, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट वन है ओके योर investment in immovable property, let's talk about this. So क्या आप immovable property जो इंडिया में है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो जो if I'm talking about NRI, person resident, am I audible? Okay, so a person resident outside India and who is a citizen of India, what happens, they are permitted to acquire any property in India other than agricultural plantation or farmhouse, ठीक है। and the transfer and they can transfer the same to any person resident in India or NRI रहता है, ठीक है। वो एक इन्वेस्टर मतलब समझते हो, वो क्या कर सकते हैं, वो किसी ओके यस, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन इंडिया या फिर NRI है उनको भी, ठीक है। अच्छा अब जितनी चीज़ें मैंने भी आपको कही किस तरह से मतलब ये जो फंड है देखो क्या होता है ना, NRI कर तो सकते हैं, मैंने बोल दिया कि एग्रीकल्चर प्लांटेशन फार्म हाउस सिक्योर से वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं वो उनको कैसे करना है, तो आउट ऑफ द फंड टाटा रिसीव इन इंडिया बाय वे ऑफ इनवर्ड लिमिटेड फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम द बैलेंस हेल्ड इन एनी नॉन रेजिडेंट सिटी अकाउंट, ठीक है। मतलब जो नॉन रेजिडेंट सिटी अकाउंट है उसमें या फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो कि मेंटेन किया गया है इंडिया में, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब इसके अलावा क्या होता है ना कि कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है गिफ्ट दी गई है ना, हो सकता है कि कोई मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई रेजिडेंट है इंडिया का, उसने किसी NRI को गिफ्ट कर दिया कोई प्रॉपर्टी, ठीक है। उसने किसी NRI को उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा गिफ्ट किया है, और तो ये भी तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर ऐसे इस फॉर्म में भी तो कर सकता है ना, राइट। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो
ये जो नहीं है तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो the NRI can also acquire such property by the way of gift by a person resident in India or from a person resident outside India as well. यानी कि citizen मतलब NRI, ठीक है, or from a person of Indian origin. अब देखो जो इंडियन ओरिजिन की मैंने बात की वो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ the NRI can acquire any knowledge property in India by the way of inheritance as well, है ना। देखो हो सकता है कि कोई हो भाई रिलेटिव है, ठीक है, who is resident outside India, ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, उन्होंने फिर आपको मतलब इनहेरिटेंस से आपको प्रॉपर्टी मिली है, तो ये वाला केस तो पॉसिबल है, ठीक है। चलो तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक को करने वाले हैं डिस्कस नेक्स्ट सेक्शन में। आई होप हमने जितना डिस्कस किया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। Thank you so much for attending this class, and now we'll meet in the next class. Till then, take care and all the very best for your preparation. If you have any concerns, feel free to write down in the comment section. Okay? ठीक है चलिए। So thank you so much and all the very best. Bye.